जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2025 के लिए जो हम मैथ के लिए पढ़ रहे थे 53 दिन 53 पेपर, आज ये 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का हम पेपर यहां पर करने वाले हैं और ये 53 दिन की सीरीज में आज दिन हमारा दूसरा होने वाला है। देखिए, जैसे आप आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हम पेपर वाइज करते हुए चलेंगे। जैसे आपके 10 पेपर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप देखना आप खुद ही क्वेश्चंस को निकालना सीख जाओगे और उनके आंसर आप खुद निकालोगे। लेकिन उसके लिए कम से कम 10 पेपर आपको देखने पड़ेंगे, फिर 11वें पेपर में आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे होगे, फिर ऐसे चलता हुआ जाएगा। लेकिन हम 53 पेपर करेंगे क्योंकि किसी भी पेपर में एक भी नया क्वेश्चन हमें दिखता है, एक भी नए क्वेश्चन हम सीखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहले भी बताया है, अब फिर से बता रहा हूं, इस सीरीज को आप देखते हो तो एसएससी जीडी के 1000 बेस्ट क्वेश्चंस आप कर लेते हो और जो आपके 2024 के पेपर में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कोई भी इजी क्वेश्चंस आप कर रहे हो। ठीक है जी। तो मोटिवेशन मुझे पता है आप सभी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कल भी इस टाइप का किया था, आज वाले पेपर में भी सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। क्या है? पी क्यू आर के बीच 8,400 रुपए को क्रमशः 2/3, 3 और 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का कितना हिस्सा है हमें यह बताना है। 3 बोला गया है, एक तो पी है, एक क्यू है और एक आर है, यह हमें बताया गया है। और किस अनुपात में है? 2/3, 3 के अनुपात में और 1/3 के अनुपात में है। ये अनुपात है वो हमें दिए गए हैं कि इस अनुपात में है। तो क्या बताया था कि इस अनुपात को आपको सिंपल करना है। सबसे पहले इसको सिंपल अनुपात में बदलना होगा। और कैसे करेंगे? नीचे वाले के एलसीएम से हमें गुना करना है और अगर सेम है तो सेम संख्या से गुना कर दो। 3 से हमें क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। जैसे ही हम 3 से गुना करेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर से बच गया 2। पी का मान कितना आ गया हमारे पास? 2। यहां पर बटे में कुछ भी नहीं था तो 3 गुना 3 कितना हो गया? 9 हो गया। 3 से 3 कट गया, इधर से कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है। टोटल अनुपात कितना हो गया? 9 और 2 11 और 1 12। टोटल अनुपात कितना हो गया? 12 हो गया। और इसका मान हमें कितना दिया गया है? 8,400, यानी 12 अनुपात का मान 8,400 हमें दिया गया है। एक अनुपात का मान निकालेंगे, बटे में 12 करेंगे, 12 7 84 होता है, तो 700 हो जाएगा एक अनुपात का मान। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है आर का हिस्सा कितना होगा। आर कौन सा है? ये वाला है। और इसका अनुपात कितना है? 1 अनुपात का मान तो हमारे पास आ ही गया है, तो 700 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे क्यू का पूछता तो 7 गुना 9 कर देते, 700 गुना 9 हम कर देते, ये हमारा आंसर हो जाता। अगर पी का पूछता तो 2 गुना 700 हम कर देते, तो वो पी का मान हो जाता। जिसका भी पूछे आराम से कर सकते हो। समझ में आ गया? बस इतना आप सीख लो, बाकी तो आपको आता ही है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप 10 पेपर कर लोगे ना, उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। ठीक है। लेकिन इतनी मेहनत आपको करनी है कि रेगुलर आपको पढ़ना है। भाई, अगर फौजी वर्दी पहननी है ना, और वो भी मनपसंद फौज की, किसी को बीएसएफ में जाना होगा, किसी को सीआईएसएफ में जाना होगा, किसी को सीआरपीएफ पसंद होगी, अगर आपको इनमें सिलेक्शन लेना है तो मेहनत कंटिन्यू करते रहो। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं बोल ही नहीं रहा, बस थोड़ी थोड़ी मेहनत है, वो रेगुलर करते रहो आपके पेपर तक, फिर आप सिलेक्शन ले लोगे। चलो, दूसरा क्वेश्चन आ गया है। क्या है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, ये अपने को बताना है। जैसे देखो, मैं एक बात बताता हूं, जैसी पुस्तकें होती है ना, और उसमें जिल्द लगाने का काम किया जाता है, वो काम है।
और उसमें सबसे पहले बोला गया कि 72 आदमी वो काम कर रहे हैं, 720 पुस्तकें करते हैं और उसके लिए 22 दिन में वो करते हैं। तो अपने को ये बताना है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों को करवाना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। जल्दसाज कौन होते हैं, काम करने वाले ही होते हैं ना, उनकी संख्या हमसे पूछिए। कैसे करोगे आप, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा और जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी उनको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। ये कौन सा है, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था MDH/W, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। M का मतलब होता है मैन यानी काम करने वाले आदमी, D का मतलब होता है डेज कितने दिनों में करते हैं, H का मतलब होता है आवर कितने घंटों में काम करते हैं, और W का मतलब होता है वर्क कितना काम करते हैं। इनमें जो जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे, साथ में दूसरी तरफ 2 है तो दूसरी तरफ भी लिखेंगे, इसको M1 D1 H1 W1, दूसरी तरफ M2 D2 H2 W2 हम लिखते हैं। चलो अब निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, M का मान कितना दिया गया, 72 जल्दसाज काम करने वाले आदमी हो गए 72, पुस्तकें कितनी है 720, तो ये उनका काम हो गया, कितनी पुस्तकें बनाते हैं 720 पे जल्दसाजी करते हैं, सॉरी जल्दबंजी करते हैं, तो कितना हो गया 720। उसके बाद कितने दिन है 22 दिन, घंटे नहीं दिए गए कोई बात नहीं, बराबर में दूसरी तरफ क्या दिया गया है, दिन कितने दिए गए हैं 12। M2 का मान हमें निकालना है कि कितने व्यक्ति काम करते हैं, और क्या दिया गया है, पुस्तकें कितनी दी गई है 660। बस जो कट रहा है काट दीजिए, जो भी आपका कट रहा है 0 से 0 आपकी कैंसिल हो गई यहां पर, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 से आप यहां पर किसको काट सकते हो, इसको 2 से काटा, 6 से काट लो, 6 दूनी 12, 6 से काटोगे 11 पे आ गया ये, ठीक है। 2 से इसको काटा तो ये 11 पे आ गया, उसके बाद 72 से 72 कट गया, तो इधर क्या आ जाएगा 11 गुना 11 बराबर M2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 121। M2 का मान कितना आ गया अपना, ये M2 का मान आ गया 121, तो कितने आ जाएगा आंसर 121। बस यही तो करना था। नहीं समझ में आया, अगर कोई भी प्रॉब्लम है दोबारा से देख लो, प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। 72 आदमी बोले गए थे तो आदमी हमने 72 लिख दिए, 720 पुस्तकें बोली गई थी तो वो उनका काम हो गया, काम को हमने नीचे लिख दिया। 22 दिन बोले गए थे दिन हमने लिख दिए, बराबर में 12 दिन बोले गए थे तो 12 दिन लिख दिए, आदमियों की संख्या हमसे पूछी थी और 660 पुस्तकें दी गई थी, बस काटना है और आंसर आ जाएगा। बस इसको याद कर लो, और ये तो आपको याद होगा MDH मसाले, बस उससे याद कर लो MDH, और जब वर्क की बात होगी तो W बटे में हम लिख देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जिसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर निकालने में। देखो क्या है, 0.1 का स्क्वायर करना है, 0.1 का स्क्वायर करोगे क्या है, देखो समझो, अगर एक दशमलव के बाद 1 है और उसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या आएगी, तो इसको कैसे लिखोगे भाई, दशमलव है उसके बाद 2 संख्या चाहिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 0 लगा दिया, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है 0.01 का स्क्वायर है, यानी दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं, अभी 1 का 2 हुआ था मतलब दुगना हुआ था, तो अब 2 का क्या हो जाएगा 4, तो दशमलव के बाद है 4, 1 2 3 और 4 ये होगा। अब इनका प्लस करके मान बताना है, बस इसको जोड़ दो, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे, तो इधर से कितना आ गया 1 0 1 0 और ये दशमलव, ये जिसमें है वो आपका आंसर हो गया, तो ये इसी में है, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया कैसे हुआ कि दशमलव के बाद 1 संख्या है तो स्क्वायर करोगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या आ जाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है स्क्वायर करोगे तो 4 संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ऐसे। और जो इसका स्क्वायर है वो तो अपने को लिखना ही है, ठीक है, ऐसे अपने को करना है। बाकी और मैं आपको बताता हूं, अगर मान लो इस तरीके में किसी को कंफ्यूजन होता है, वैसे तो नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, तो दूसरा तरीका देखो, कितना है अपना, ये 0.1 लिखा गया है, इसका स्क्वायर करना है, और प्लस में कितना है 0.01 का स्क्वायर करके जोड़ना है। 0.1 को क्या लिख सकते हो आप, 1/10 लिख सकते हो इसका स्क्वायर,
प्लस में इसको क्या लिख सकते हो, 1 के बटे में 100 और इसका स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दशमलव हटाने के लिए हम 0 लगाते हैं, तो यहां पर 2 के बाद दशमलव है तो 2 0। इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 1 बटे 100 आएगा। भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। आप देख लो, इसको करोगे तो दशमलव में लगाना है, क्योंकि आंसर दशमलव में, तो दशमलव में बनाएंगे तो कितना होगा 0.01, क्योंकि दशमलव 100 है तो 2 के बाद दशमलव लगेगा, प्लस में यहां पर 4 के बाद लगेगा तो 0.01, सॉरी कितना है ये आपका 0.001। अब इन दोनों को जोड़ोगे, अरे ये वही तो सेम आ गया, ये वाला और ये वाला। बस ये सिर्फ समझा रहा था कि ये ऐसे होता है। अगर सिंपली अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सेम आ गया, जोड़ोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला है। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि दशमलव में ऐसे कभी करते नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब आप आओगे तो अब कर दोगे, मुझे पता है, ठीक है। और अभी तो हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे आगे, फिर और भी सीखेंगे। देखो ये वाला 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अपने को बताना है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम ट्री मेथड से ही करेंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब हर साल ब्याज होगा, लेकिन इसने बोला हर साल ब्याज नहीं लिया जा रहा, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब है कि हर 6 महीने में लिया जा रहा है, तो 12 महीने में 2 बार ब्याज लिया जाएगा, 12 महीने में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। जब ब्याज अर्धवार्षिक है तो दर भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो दर जो 80% थी उसकी आधी करोगे तो दर कितनी हो जाएगी, आपकी 40% हो जाएगी। जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, वो 40% हो जाएगी। बस इतना समझ गए। अब ट्री मेथड से कर लो। रुपए कितने हैं अपने, 9,000 रुपए की राशि है, 9,000 रुपए की। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, यानी कि जो हर 6 महीने में मिल रहा है, 6 महीने का ब्याज, 6 महीने का ब्याज, और पहले 6 महीने के ब्याज पर ब्याज, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। 9,000 का कितने प्रतिशत है दर, 40%। तो 40% कितना होगा, 2 0 हटा दो, गुना कर दो, 9 चौके 36, कितना हो गया 3600। तो ये भी कितना हो जाएगा 3600, क्योंकि इधर भी 40% है। अब इस ब्याज पे ब्याज लगेगा तो इस पे 40% आपको लगाना है। तो 2 0 से तो 2 0 कट, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। कैसे, कौन सी, अरे 3600 का 40% निकालोगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 36 को 40 से गुना करना है सिर्फ, तो 36 को 40 से गुना करोगे तो 1 0 आ गई आपकी, 6 चौके 24, 4 आ गया, 2 बच गया, 12 और 2 14, यानी कि 1440 आ गया। अब इसको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो 36 दूनी 7200, 7200 तो ये हो गया, 1440 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 8640 है, ब्याज के रूप में मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, दोबारा से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई दर 80% वार्षिक है। देखो क्या है, 80% वार्षिक दर है, लेकिन जब अर्धवार्षिक ब्याज लिया जा रहा है तो दर आधी हो जाएगी, तो 80 की आधी कितनी होगी, 40% होगी। 12 महीनों में ब्याज लिया जा रहा है, तो इसका मतलब 6 महीनों में लिया जाता है, 12 महीनों के लिए उधार दिए थे तो 2 बार लगेगा। बस इस ट्री मेथड से कर दिए। बाकी इसके फॉर्मूले से करना चाहते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर सकते हो। ये वाला देखो, 32 से पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इन पूरे पेपर को देखोगे ना, करोगे सोल्व, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सारे के सारे पेपर सोल्व करवा रहा हूं, बस आप कंटिन्यू देखते रहो। डेली का 40 से 45 मिनट आपको देनी होती है और आप इतना कुछ सीख जाओगे, जो मैथ का डर है
मैथ में प्रॉब्लम है, मैथ में नंबर नहीं आते, सारी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो इसका निकालो। 32 से पहले के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, निकालिए। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है 32 से पहले की, वो पता होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29 और 31, ये संख्याएं होती है। कितनी हो गई आपकी, 4, 4, 8 और 3, 11 संख्याएं हो गई। तो 11 संख्याएं हो गई, तो अब इन सभी को जोड़ो और 11 से भाग कर दो, आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, औसत यही तो होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 31 से पहले के सभी अभाज्य संख्याएं हमने लिख ली। अब इनको योग करना है, जोड़ना है और बटे में 11 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 11 संख्याएं हैं। जोड़ो कैसे होगा, कितना होगा, 29 और 31 कितना हो गया, 60, 60 और 30 कितना हो गया यहां पर, 90, 90 और 10 100, 100 और 20 कितना हो गया, 120, 120 और 30 कितना हो गया, 150, और 150 और 10 कितना हो गया, 160। तो 160 बटे 11 इसका आंसर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14.54, इसका आंसर हो गया, औसत हो गया। ठीक है, आंसर कैसे कर पाया, जब आप सभी को ये याद होंगे, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं उनको बोला जाता है जिनको स्वयं को छोड़कर सिर्फ एक से ही भाग जाता हो और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता। देखो 2 है, इस पे सिर्फ एक का भाग जाता है और खुद स्वयं का जाता है, 2 का इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। कोई भी बड़ी देख लो, जो आपकी 31 है, इस पे भी किसी का भाग नहीं जाएगा, एक का और स्वयं 31 का जाता है, ना 29 पे किसी का जाता, उसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, चलो यह है आपका कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लेकिन स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बटे में हमने को क्या लिखना है और कैसे इसको सोल्व करना है। देखो ध्यान से समझो, जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूं उस पर आपको फोकस करना है। क्या बोला गया कि 6 पेन का क्रय मूल्य यानी 6 पेन का जो सीपी है वो बराबर किसके है, 5 पेन के एसपी के बराबर है। मतलब जितने में 6 पेनों को खरीदा था उतने में 5 पेनों को बेच दिया, तो इसका मतलब जो एक पेन बच गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। तो हानि तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, लाभ हो गया। आपको ये पता चल गया कि भाई 6 पेन खरीदे थे, उतने ही रुपए में 5 बेच दिए, तो 1 पेन का लाभ हो गया। तो सबसे पहले लिखो 1 पेन का लाभ। कितने पेन बेचने पर, क्योंकि आप खरीद के कुछ भी ला रहे हो, लेकिन जब तक उनको बेचोगे नहीं आपको प्रॉफिट होगा नहीं। कितने पेनों को बेचने पर हुआ है, 5 पेन को बेचने पर। तो 1/5 और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। 20% का क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आ गया। जितने पेन का फायदा हुआ उसको ऊपर लिखा, जितने पेन बेचने पर हुआ उसको नीचे लिखा, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज किया, 20% आपका आंसर निकल गया। और 1/5 का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 20%। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी खुद पे मेहनत की होगी तो आपको पता होगा 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है 1/5 का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। एक गोला है, उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये अपने को बताना है। ठीक है जी। तो पहले गोले का आयतन होता क्या है, तो गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। ठीक है, तो पहले कोई त्रिज्या थी, अब उसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो ये तो दोनों में सेम रहने वाले हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, आर क्यूब से, क्योंकि आर का मान बदल रहा है।
क्योंकि त्रिज्या है ना, आर का मतलब होता है रेडियस, और रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोला जाता है। तो त्रिज्या का मान चेंज हो रहा है, तो हमें मतलब किससे है, इससे है। तो यानी कि अभी जो आर क्यूब है वो चेंज होने के बाद आर क्यूब में क्या फर्क आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने मान लिया कि अभी हमारी त्रिज्या कितनी है, 10 है। 10 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 1000। इसका मतलब अभी कितनी थी, 1000 थी। लेकिन उसके बाद कितना हुआ, 50% की वृद्धि हो गई। 50% इसका कितना होगा, 10 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, और 10 का आधा कितना होता है, 5। मतलब वृद्धि हुई है तो 5 इसमें जोड़ देंगे, 15 हो गई। 15 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा आपका, 3375 आ जाएगा। कि अभी क्या हो गया, 3375 हो गया। अंतर कितने का आया, दोनों के बीच के अंतर देखो कितने का है, 2375 का है। इतने का अंतर है। कितने में से हुआ है, 1000 से वृद्धि हुई है। प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत के लिए 100 यूज करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, बटे में 10 बचा हुआ है, यहां पर दशमलव लगा दो, 237.5%। तो ये किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, यानी पहले मान कितना था, 1000 था त्रिज्या का, जो आर क्यूब था उसका मान। अभी कितना हो गया, 50% की वृद्धि हो गई, यानी 15 का कितना हो गया ये। ठीक है, अंतर है निकाल दिया। जरूरी नहीं है आप 10 या 15 मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, जो भी आपका दिल करे। आप इसको 20 का क्यूब भी कर सकते हो। 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, और इसका 50% बढ़ रही है तो 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 30 का क्यूब। 30 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 30 27, कितना हो जाएगा आपका, 27000 हो जाएगा। यहां पर अंतर देखो कितने का हो रहा है, 19000 का। 19000 का अंतर है। ठीक है, मैं इससे भी आपको करवा के दिखा देता हूं, आने वाला सेम ही है। ठीक है, अंतर कितने का, इतने का। तो इतने की वृद्धि हो रही है, कितने में से, 8000 में से, और गुना में कितना, प्रतिशत के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो गया ये, और 8 से भाग देके देख लो, आपका 237.5 ही आएगा। देखे देखो, 8 दूनी 16, 2 पे जा रहा है। उसके बाद कितना बच गया, 3 30 बच गया, कितने पे जाएगा, 24 पे। 24 पे 8 3 24 होता है ना। तो कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं है कि मैंने 10 और 15 माना, तो आप भी 10 15 मानो। और 15 माना नहीं, अपने आप ही आ गया। 10 हमने माना तो 5 आ गया, क्योंकि 50% की वृद्धि हो रही थी। ठीक है, आगे इन क्वेश्चंस को आप जैसे भी आपका दिल करे आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपए है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति ने एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। तो यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैं आपको करवा देता हूं, और जो स्टूडेंट दूसरे तरीके से करता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि बाकी स्टूडेंट वो तरीका भी सीख ले। देखो क्या बोला कि 3 नोटबुक खरीदता है और साथ में वो 6 पेन खरीदता है। कितने रुपए में, 3000 रुपए में। उतने ही रुपए में, क्या बोला, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति एक नोटबुक खरीदता है और प्लस में 12 पेन खरीदता है। ठीक है, अब पेन है, पेन को इधर ले आएंगे, नोटबुक को इधर ले आएंगे, तो 3n - 1n हो गया, और इधर कितना हो गया, 12p - 6p हो गया। इधर से कितना आ गया, 2n बराबर में कितना आ गया, यहां पर 6 पेन। काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, 1n बराबर 3p। इसका मतलब क्या है, एक नोटबुक का मूल्य 3 पेन के बराबर है। ये दोनों क्या आ गए, आपस में बराबर आ गए। तो एक नोटबुक का मूल्य है वो 3 पेन के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा है, पेन का पूछा है, तो यहां पर हम पेन बना देंगे। एक नोटबुक बराबर 3 पेन है, तो 3 नोटबुक बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 9 पेन हो जाएंगे। 9 पेन ये और 6 पेन ये, 15 पेन हमारे पास आ गए, और 15 पेन का मूल्य कितना हो गया, 3000।
एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। अब हमसे कितना पूछा है? 15 पेनों का, तो 200 गुना 15 कर दो, कितना हो जाएगा आपका? 3000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एक नोटबुक बराबर 3 पेन है, ठीक है, एक नोटबुक बराबर 3 पेन। इधर भी कर सकते हो, इधर क्या है, सिर्फ एक नोटबुक है तो इसका मान 3 पेन लिखो, 3 पेन ये, 12 पेन ये, 15, 15 का मान 3000। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले में लिखोगे तो ये आंसर आएगा, इधर करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। और ये बड़ा सिंपल है, सबसे आराम से है, कर सकते हो बिल्कुल। पेन को और हमें नोटबुक को जो मूल्य है उसको बराबर रखना है कि कितनी नोटबुक के बराबर कितने पेन है। और इस टाइप का हम हमेशा करते हुए आते हैं। टाइम एंड वर्क पढ़ते होगे ना, तो उसमें भी काफी बार ये यूज किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है और थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा आपको ब्रेक देते हैं, मैं आपको एक शायरी सुनाता हूं, मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ध्यान से, खुद लिख रहा हूं आपके लिए, बड़ी मेहनत कर रहा हूं हर चीज में, मोटिवेशन देने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी। ध्यान से सुनो। पहनी है फौज की वर्दी, पहननी है फौज की वर्दी, तो जागो तुम, आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ भागो तुम। पहननी है फौज की वर्दी, तो जागो तुम, आलस छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ भागो तुम। यह वक्त लौट कर दोबारा नहीं आएगा, यह वक्त लौट कर दोबारा नहीं आएगा, एक बार निकल गया तो तू सिर्फ पछताएगा। बात समझ गए? बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार ये वक्त निकल गया फिर लौट के नहीं आएगा, फिर सिर्फ पछतावा ही रहता है। जिन स्टूडेंट ने 2024 वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं की ना, उनसे पूछ के देखना कितना पछतावा होता है, ठीक है, कि काश मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता। तो पछतावे में कुछ नहीं होगा, समय निकल जाएगा, बीत जाएगा, ठीक है। तो पछताना नहीं है, आलस को छोड़ना है और मेहनत करनी है। चलो आओ। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक कंफ्यूजन वाला सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग को खोलो, आराम से आंसर निकलेगा। कैसे? 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपको बताएगी कि भाई 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। तो मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, जब भी कोई रेलगाड़ी, ट्रेन है, वो खंबे को पार करेगी, वो आदमी को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, तो वो सिर्फ स्वयं की लंबाई को पार कर रही होगी। इसका मतलब है कि वो 384 मीटर को 12 सेकंड में पार करती है। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई? 12 3 36, 2 12 दूनी 24, कितना आ गया? 32 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं, मैंने आपको निकाल के बता दिया कि उसकी स्पीड क्या होगी। आगे देखो, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि अगर ये वाली ट्रेन इधर चल रही है तो वो वाली ट्रेन इधर चल रही है, और इसकी लंबाई 384 मीटर है, तो उसकी भी लंबाई कितनी है? 384 मीटर है। लेकिन एक दूसरे को पार कितने सेकंड में करती हैं? 12 सेकंड में पार करती हैं, ये बोला गया है। अब देखो, अगर कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन की लंबाई को पार कर रही है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी और दूसरी ट्रेन की भी लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब 384 मीटर ये पार करना है और 384 मीटर ये पार करना है। लेकिन 12 सेकंड में ये कैसे पॉसिबल हुआ? अरे ये कैसे पॉसिबल हुआ? वो तो अकेली सिर्फ 384 मीटर को ही कर रही थी, अब तो 384 मीटर का दुगुना हो गया,
12 सेकंड में कैसे पार हो गया? एक बात समझो जो कल भी मैंने समझाई थी रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में, कि अगर ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, उन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। उन दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। तो दोनों की लंबाई समान है और सेम समय में पार किया जा रहा है, इसका मतलब दोनों की जो स्पीड है वो भी सेम है। पहले वाली की स्पीड हमारी 32 मीटर पर सेकंड थी, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 32 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमसे पूछा है, तो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, था ना थोड़ा लॉजिक वाला? ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था आप ना कर पाओ, समझ रहे हो? बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। चलो, बहुत आसान क्वेश्चन। ये देखो, कल एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि सर जी ऐसा क्वेश्चंस करवाइए, और भाई ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का ही है। तो देखो इसको करते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है। तो किसी संख्या का बोला है ना, संख्या हमें नहीं पता, हमने मान ली वो संख्या x है। x का 20%, तो इसका लिखो 20/100। उसका कितना है 25%, तो 25/100 लिखो। और ये किसके बराबर बताया गया है? 250 के बराबर बताया गया। तो हमसे पूछा है उस संख्या का 35% कितना होगा। पहले वो संख्या निकाल लेते हैं। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। x का मान कितना आ गया? 250 गुना में 20 आ गया, क्योंकि 5 चौके 20 हो गया। ठीक है जी, यहां पे इसको ऐसे लिख लो, 5 4 लिख लो, 5 गुना 4। ये हमारी वो संख्या आ गई। अगर हमसे संख्या पूछा होता है ना, तो इन सभी को गुना करने में भी हम टाइम वेस्ट करते, लेकिन हमसे संख्या नहीं पूछा, हमसे पूछा है उस संख्या का 35%। तो ये संख्या आएगी, इसका डायरेक्ट 35% निकाल दो, तो 35/100 कर दो, बस काट लो। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से, तो कितने पे जा रहा है? 20 पे। 0 से 0 उठ गई, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 25 गुना 70। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 25 आते 175 और 0 है तो 0 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? कैसे हुआ समझ में आ गया? संख्या मानी हमने x, उसका 20%, उसका 25%, 250 के बराबर है तो लिख दिया। यहां से हमारा ये प्राप्त हो गया। अब बोला कि x का मान नहीं पूछा, संख्या पूछी होती तो इन सभी को गुना कर देते, x का मान निकाल देते, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमने। हमको इसका 35% पूछा था, तो इसका 35% निकाला, जो कितना आ गया? 1750 आ गया। ठीक है, जैसे जैसे बोला जाए ना इन क्वेश्चंस में, वैसे वैसे करते हुए चलो बस। बाकी कुछ भी अपने यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना, कैलकुलेशन करने में दिमाग लगाना, बाकी नहीं लगाना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का कल भी आया था, आज भी आया है। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? कल एक स्टूडेंट ने बोला था सर जी इसको प्रतिशत से समझाओ ताकि हमारे लिए आसान बन जाए। देखो, सबसे पहले देखो क्या बोला कि किसी धनराशि को 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज की राशि 2/5 है धनराशि का। मतलब क्या है? 2/5 है। इसका मतलब है 5 राशि थी ना, तो 2 का ब्याज मिल रहा है। प्रतिशत में देखो कितने का ब्याज मिल रहा है, कितने प्रतिशत का? तो यहां पर देखेंगे तो 40% ब्याज मिल रहा है। कितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है? 40%। और दर का मतलब ही होता है कि 1 साल में कितना ब्याज मिलता है। यहां पर बोला 5 वर्षों में मिलता है। 5 वर्षों में 40% ब्याज मिलता है, 1 साल में कितना मिलेगा? 8%। और 1 साल में जो ब्याज मिलता है वही तो दर होती है, तो 8% आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझो, कोई भी कंफ्यूजन है दोबारा समझो। क्या बोला? कितना ब्याज मिला? 2/5 मिला, यानी राशि का 2/5। तो राशि 5 थी, तो ब्याज कितने का मिला? 2 का। प्रतिशत में देख लो, क्योंकि राशि है, जो दर है हमारी प्रतिशत में ही होती है। तो यहां पर हमने देखा कि भाई 40% का ब्याज मिला है, लेकिन ये 5 साल में मिला है, तो 1 साल में कितने प्रतिशत का ब्याज मिला? 8% का। वही दर होती है, तो वही तो पूछा, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 8%। समझ में आ गया? अब और भी आसान हो गया ना।
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे करना है। करते रहो, डेली पढ़ते रहो, नई नई चीज सीखते रहोगे, आसान से आसान चीजें आपके लिए बनती रहेंगी। क्योंकि शुरुआती पेपर हैं तो मैं आपको बिल्कुल आराम से हर छोटी चीज बता रहा हूं, ठीक है। फिर हम आपको स्पीड से सोल्व करवाना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है, तभी तो इतने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। ये देखो, एक मेज का विक्रय मूल्य इतने रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? क्या आपको लगता है इससे आसान कोई क्वेश्चन बन सकता है एसएससी जीडी में? जब आपको इतना बता दिया गया कि विक्रय मूल्य कितना है, 6,875, 6,875 विक्रय मूल्य है, इसमें 25% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये 125% का मान है। क्रय मूल्य पूछा है, 100% का मान हमसे पूछा है। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 18, 5 तीय 15, 3 5 7 35, 5 पंजे 25, गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 1375 गुना में 4 कर दो, कितना आ जाएगा? करिए कितना आएगा? भाई 13 चौके 52, तो ये हो गया 5200, तो ये हो गया, तो 5200 से ज्यादा ही आएगा, और 150 150 300 5500 आ जाएगा आपका, ये 5,500 रुपए आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे अपने को करना है, बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और जिसको ये भी क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। बात सही बता रहा हूं, अभी सुन लोगे तो सफलता मिल जाएगी, अगर इस बात को अभी इग्नोर कर दोगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर ये क्वेश्चंस भी अगर आपको नहीं आता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान कितना होगा अनुपात में अपने को बताना है। क्या बोला? x का 45%, ओके, बराबर किसके है? y के 15% के बराबर है। भाई जैसे बोला वैसे हमने लिखा, ऐसा कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा लिखा ना। x का 45%, y का 15%, ये दोनों बराबर है तो बीच में बराबर का निशान लिख दिया। अब जो कट रहा है काट दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 15 3 45, यानी कि 3x बराबर कितना हो गया? 1y, x के बटे में y आ गया तो 1 इधर रह गया, 3 इसके बटे में आ गया, और जो ये बटे में होता है वही अनुपात में होता है, तो 1:3 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, 3:1 नहीं होगा, 1:3 होगा। x का मान 1 है, y का मान 3 है, तो पहले x और y का बोला है ना, तो x का 1 लिखेंगे और फिर y का लिखेंगे 3। ये कभी कभी एग्जामिनर इसको ऑप्शन नंबर 1 में दे देता है ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो, वो गलत कर दे, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। गलत वो करेंगे जो सीखेंगे नहीं, जो पढ़ेंगे नहीं। आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वाला देखो कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करो कि एलसीएम क्या होगा। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको एक बात पता होगी कि एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ये दोनों बराबर होते हैं। और जब भी किसी का मान निकालना होता है उसको छोड़कर उसके साथ वाला बटे में चला जाता है, यानी कि इसका मान निकालना है तो इसको छोड़कर ये इसके बटे में चला जाएगा, इसका मान निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है, इसका मान निकालना है तो ये इसके बटे में चला जाएगा। ये ऐसे किया जाता है। अब हमसे क्या पूछा है? दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, तो दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल 720 हमें दिया गया है, ओके। बराबर में क्या दिया गया है? 4 दिया गया है, एलसीएम का मान निकालना है और गुना में 4 है, ये 4 इसके बटे में चला जाएगा तो एलसीएम का मान आ जाएगा, तो इसको काटो कितना हो जाएगा? 180, तो 180 इसका आंसर हो गया।
ठीक है, एलसीएम निकाला तो कितना हो गया 720/4, 18 चौके 72 होता है, 1 0 है तो 0, 180, ऐसे हो गया। बस इस फॉर्मूले को याद रख लेना, ये आगे पीछे कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या, ऐसे अपने को लिखना होता है। ठीक है, इसी से अपना आंसर आराम से निकल जाता है। आगे देखो क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है, कितनी है, ये अपने को बताना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, लेकिन जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीख लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी 5 संख्याओं का औसत हमें 32 दिया गया है कि 32 है, लेकिन उसमें से एक संख्या हटा दी गई या एक संख्या निकाल दी गई, उससे क्या हुआ, औसत कितना हो गया, 28 हो गया। पहले औसत कितना था, 32 था, उससे कितना हो गया, 28 हो गया। इसका मतलब औसत कितना कम हो गया भाई, 4 कम हो गया है। और संख्याएं कितनी बच गई हैं, 4। जब एक संख्या का 4 कम हुआ है तो 4 संख्याओं का कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। 4 संख्याओं का कितना कम हो गया, 16 कम हो गया। तो ये 16 किसकी वजह से कम हुआ है, जो संख्या बाहर गई है उसकी वजह से। इसका मतलब वो बाहर गई, 32 तो अपना लेके गई, साथ में 16 इनका भी लेके गई, तो कितना हो जाएगा उस संख्या का मान, 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया? दोबारा से देखो, 5 संख्याओं का औसत 32 था, एक संख्या निकाल दी गई जिससे 28 हो गया, इसका मतलब औसत 4 कम हो गया। एक संख्या का 4 कम हुआ है तो 4 संख्याओं का 16 कम हो गया। 32 तो वो खुद का निकाल के लेके गई, लेकिन 4 संख्याओं का 16 और साथ में निकाल के ले गई, तो दोनों को जोड़ दो, जो संख्या निकली वो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, दूसरा तरीका भी कि भाई आपको पता है कि 32 से कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि औसत 4 कम हो गया। सभी संख्याओं का 4 कम हुआ है, तो 5 संख्याएं थी, 20 और 28, ये इसमें 20 और 28 जोड़ लो, 48, इधर भी 48। फर्क क्या है, अगर 5 संख्याओं का जोड़ोगे तो फिर इसमें जोड़ना है, 4 संख्याओं का जोड़ोगे तब इसमें जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि जो संख्या निकल गई, इसमें क्या है, सारी संख्याएं। चलो वो तो समझ गए भाई, इस वाले पे फोकस मत करना, मैं सिर्फ बता रहा था, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, दो देखोगे तो। आपको सिर्फ एक पे ही फोकस करना है, मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा था जो वैसे करते हैं। ठीक है, आपको तो बस एक ही चीज याद रखनी है, दो दिमाग में रखोगे तो भूल जाओगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। चलो आगे। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना है उसका, 100 है, 50 अधिक अंकित करता है, यानी 150 अंकित करता है। तो ये क्या हो गया, उसका सीपी हो गया, ये क्या हो गया, मार्क प्राइस हो गया, अंकित मूल्य हो गया। आगे क्या बोला, और 20% की छूट देता है। इस पे 20% की छूट दे रहा है, मतलब 30 रुपए की छूट दे रहा है, तो बेचता कितने में है, कितने की, 20% की, तो 30 की छूट होगी 120 में। अरे कैसे, 150 है, 20% की छूट देता है, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो हट जाएगी, कितना हो गया, 30। डायरेक्ट है, 2 जीरो हटा दिया करो, 30 की छूट, तो 150 में 30 की छूट देगा तो 120 में बेचेगा। तो हमसे पूछा है छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 100 की वस्तु को 120 में बेच रहा है, 20 का लाभ, और प्रतिशत के लिए 20% ही हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 100 है। ऐसे करोगे ना, 20 बटे में 100 गुना में 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कंफ्यूजन ये सिंपल, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है, तो ये वाला करो, ये वैसा ही है, थोड़ा अलग है लेकिन सेम है, कि एक वस्तु के अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, मतलब ये 100 है, तो ये कितना हो गया, 160 हो गया।
उसके बाद 20% की छूट दी जा रही है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 32 की छूट दी गई है, तो बेचेगा कितने में 128 में। तो हमसे पूछा है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100 की वस्तु को 128 में बेच रहा है, 28 का लाभ, और 28 का लाभ यहां पर 100 है, तो कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा। देखो ये दो क्वेश्चंस बड़े सिंपल क्वेश्चंस एक साथ एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर में पूछे गए हैं, और आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आता है, पेपर को हार्ड आप बनाते हो। हम आपको बहुत अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि अगर पेपर अच्छा बन जाए तो भी हमें तैयार रहना है, पेपर इजी बन जाए तो भी हमें तैयार रहना है। कैसा भी पेपर आए हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है और उसमें सिलेक्शन लेना है। यही लक्ष्य लेकर हम एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन, और ये स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे आसान है, अगर थोड़ी सी मेहनत खुद पर करोगे तो ये सबसे आसान है, और खुद पर मेहनत नहीं करोगे तो ये सबसे हार्ड है। सॉल्यूशन मैं आपसे ही पूछूंगा, इसका आंसर मैं एक बार समझा देता हूं। विद्यार्थियों का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट, 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी है कि समान संख्या मिले। यानी कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको उतनी ही कैंडी में, मतलब उनको चॉकलेट मिले और उतनी ही उनको कैंडी मिले, और कैंडी अपनी मिठाई बोलते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। तो विद्यार्थियों का वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, इतनी इतनी चॉकलेट है बांटी जा रही है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी मिलेगी अपने को बताना है। चलो बताओ, जल्दी बताओ कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने बोला ना खुद पे मेहनत। इसका आंसर है, अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस इसका आपको एचसीएफ निकालना है, इसका और इसका, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो स्टूडेंट एचसीएफ निकाल लेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर पहले एचसीएफ निकालो इसका, और आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करो। लास्ट में मैं इसका आंसर आपको बता भी दूंगा कि क्या है, फिर चेक भी कर लेना कि आपका आंसर क्या है, क्योंकि अभी पेपर है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बताओ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला याद है, कितना होता है 2πr(h) होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7, r का मान कितना दिया गया 70, और h का मान कितना दिया गया 14, लिख देंगे। काट दो, 7 से काटेंगे 10 पे, कितना आ गया 22 दूनी 44 गुना में 140, और इसको 44 और 14 को गुना कर लो और एक जीरो लगा दो, और इसका हो जाएगा 616, और एक जीरो लगा दो तो ये हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। कुछ नहीं था, जिसको ये फॉर्मूला याद था उसने आराम से कर लिया। तो जो मेंसुरेशन सोचते हो ना बहुत ज्यादा हार्ड आता है, ऐसा नहीं होता दोस्त। बस अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से कर सकते हो। पिछला देखा था क्या था, 4/3 पाई r क्यूब, उसमें 4/3 पाई तो कॉमन था, r क्यूब था। इसमें क्या है, फॉर्मूला याद है 2πrh, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। पाई का मान सभी को पता है 22/7 होता है, बस ऐसे ही अपने को करना है। ठीक है जी, तो यहां पर 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 17। तो एचसीएफ निकालना सीख लो, एलसीएम निकालना भी सीख लो, और एचसीएफ निकालना भी सीख लो, और खुद सीखोगे मेहनत करके। ठीक है, और जिनको निकालना नहीं आता आप सर्च कर लेना एलसीएम कैसे निकाले परवीन कटारिया, आप ये नाम लिखना जरूर, तभी मेरा वीडियो आपको मिलेगा। परवीन कटारिया जरूर लिखना, ठीक है, या आप ऐसे लिख देना बस एलसीएम परवीन कटारिया, आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लेना, उसमें सीख जाओगे कैसे निकाला जाता है। एलसीएम में भी काम आएगा, टाइम एंड वर्क में भी काम आएगा, ठीक है, पाइप टंकी में भी काम आएगा। 3 चैप्टर हो जाएंगे एक चीज सीख लोगे तो। ठीक है, तो यहां पर अपना ये जो पेपर है आज का वो समाप्त होता है।
आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आया या नहीं आया वो भी बता देना। और क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को शेयर तो आप कर ही दोगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।